नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले एक क्लास में हमने देखा था कलचुरी वंश के 2 शासकों के बारे में। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आते हैं जाजल्यदेव प्रथम। पिछले क्लास में हमने देख लिया था आपके पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में, रत्नदेव प्रथम के बारे में, कमल राज और कलिंग राज के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश है। इनके लेक्चर्स बहुत ही लंबे होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इनके वीडियो बनेंगे, कम से कम 7 या 8 वीडियो बनेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो सारे वीडियोस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे ही राजा जो है इनके इंपॉर्टेंट है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखा जाए तो सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश यही हैं। इस वजह से शासकों का क्रम भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य इन्होंने किया है। तो कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वीडियोस ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, और लेंथी वीडियोस बनेंगे तो आपको बोर नहीं होना है। मैं स्टोरी टेलिंग के अकॉर्डिंग ही आपको बताते चलूँगा, तो आप जस्ट स्टोरी टेलिंग के अकॉर्डिंग ही बातों को सुनते चलिएगा और याद करते चलिएगा। कम से कम 2 से 3 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री किसी को भी एक बार में याद नहीं होता। ठीक, तो ये आप जरूर इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहीं आपको एज मिलेगा। जहाँ लोग भागते हैं हिस्ट्री से, आप उस पर पकड़ बनाओगे तो आपको उसमें एज मिलेगा। तो हमेशा आप याद रखना। ठीक है, ये तीसरे या चौथी बार बता रहा हूँ इस कोटेशन को मैं। इफ़ यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिटिव एज यू डू नॉट कम्पीट। तो ये जरूर याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एज नहीं है तो आप कंपटीशन मत करो, क्योंकि आप लोगों से पीछे ही रहोगे। ठीक, आगे बढ़ना है तो आपको एज लेके चलना पड़ेगा। और ये इतिहास ऐसा पोर्शन है जिसमें सारे राजवंश को आपको याद करना है और वो आपको एज दिलाएगा, कहीं ना कहीं एज जरूर दिलाएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं जाजल्यदेव प्रथम से। जाजल्यदेव प्रथम ये 5वें नंबर के शासक आते हैं, जो हमने कोड याद किया था KKR PJR PJJRP में। तो KKR कर लिया था, उसके बाद P कर लिया हमने, पृथ्वीदेव। आज करेंगे J। ठीक है, J और R के बारे में। ठीक, फिर जाजल्यदेव प्रथम देखते हैं। तो इनका जो शासन काल है 1090 से 1120 ईस्वी तक था। मैंने इसका शासन का कोड भी आपको याद कराया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिएगा। मैंने वहाँ आपको बताया था 20-25 20-25, फिर 30-15 30, 4 10 20 24। ये जो इंग्लिश वाले कोडिंग थे KKR PJR PJJR, उनका मैंने आपको शासन वर्ष बताया था। 1000 से चालू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करते हुए जाकर किसी भी शासक का शासन वर्ष निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद है 1090 से 1120, 1065 से 1090, ये सारी चीज़ें आपको याद हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर नहीं याद है तो इस ट्रिक को आप याद रख के चलिएगा। और ऐसे रिलेटिव मेथड्स, कोडिंग्स और निमोनिक्स कोड्स के माध्यम से पढ़ने के लिए आप हमारी योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, ताकि आप अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो देखें हमने इसका शासनकाल 30 साल तक था, 1090 से 1120 ईस्वी तक। इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो रतनपुर शिलालेख से। जो जाजल्यदेव का रतनपुर शिलालेख है, जो इसका खुद का है, वहाँ से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, रतनपुर शिलालेख से। ठीक है, पिछले क्लासों में हमने वो भी देखा था, अमोदा ताम्रपत्र देख लिया था जो पृथ्वीदेव का था। ठीक है, इस रतनपुर शिलालेख से आपके कलिंग राज के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई थी, मैंने आपको बताया था। ठीक, तो ये सारे अभिलेख आपको याद करते चलने हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप मार्क करते चलिएगा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एक नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसकी उपाधि क्या थी। तो इसकी उपाधि थी गज शार्दुल। क्या थी? गज शार्दुल। गज शार्दुल का अर्थ क्या होता है? हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकारी। गज मतलब होता है हाथी और शार्दुल मतलब होता है शिकारी। तो हाथियों का शिकारी, इस नाम से जाजल्यदेव को पुकारा जाता था, गज शार्दुल। ठीक है,
याद रखना। गजलक्ष्मी अभी तक हमने मुद्राओं पर अंकन पढ़ते हुए आया था, अब आपको देखने को मिलेगा उपाधि के रूप में गज शार्दुल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधि है, पूछा जाता है पेपर में एग्जाम में कि कौन से शासक से संबंधित है यह उपाधि गज शार्दुल। जाजल्य देव प्रथम आपको याद रखना है, गज जाजल्य, ठीक है, गज जाजल्य ऐसे करके दोनों को राइमिंग में बढ़ाना, गज जाजल्य ऐसे करके, तो याद रह जाएगा गज शार्दुल। फिर समकालीन शासक कौन थे इसके, तो त्रिपुरी के जो कलचुरी, ये भी स्वयं जो कलचुरी थे वो त्रिपुरी के थे। इनके अन्य शाखाएं जब बढ़ गई तो जो त्रिपुरी जो मूल कलचुरी जहाँ से शुरू हुई थी, मूल है वंश जहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ कलचुरी के यशकर्ण तो इसी के रिलेटिव ही हैं ये। तो यशकर्ण जो त्रिपुरी के कलचुरी थे इसके समकालीन थे। उसके अलावा हम देखेंगे जब मध्यकालीन इतिहास में 4 राजवंश के बारे में मैंने बताया था, कलचुरी, सोमवंश, आपके नागवंश और काकतीय वंश। तो सोमवंश तो कांकेर वाला हो गया, और जो बचा आपका नागवंश के 2 शाखा थे, एक छिंदक नागवंश जो बस्तर क्षेत्र में थे और एक फणी नागवंश जो कवर्धा क्षेत्र में थे। तो जाजल्य देव प्रथम के जो समकालीन थे नागवंश में वो थे आपके छिंदक नागवंश। तो इसको ऐसा रिलेट कर लेना, सोमेश्वर देव ना, और शासक का नाम क्या है, सोमेश्वर देव जो कि छिंदक नागवंशी शासक थे, ये जाजल्य देव प्रथम के समकालीन थे। अब ये इनका नाम सोमेश्वर देव का आपको याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बारे में अभी आपको युद्ध की जानकारी मिलेगी, ठीक। यशकर्ण को आपको ध्यान में रखना है। फिर इनके गुरु किसे माना जाता है, तो रुद्रशिव, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ के ज्ञाता, एक रुद्रशिव नाम का व्यक्ति जो इनका गुरु था, और इन्हें बोला जाता है रुद्रशिव को कि ये बौद्ध धार्मिक ग्रंथ का ज्ञाता था। किसका, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ का ज्ञाता था। जाजल्य देव गज शार्दुल की उपाधि धारण करता है, रुद्रशिव इसके गुरु रहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गज शार्दुल उपाधि, रुद्रशिव गुरु, ठीक। समकालीन में सोमेश्वर देव आगे आएगा तो वो याद अपने आप हो जाएगा। फिर सेनापति देखेंगे तो जगपाल इसके सेनापति थे, ये आपको याद रखना है, जगपाल सेनापति थे। विग्रहराज विग्रहराज थे संधि विग्राहक। तो जगपाल और विग्रहराज दोनों किसके शासनकाल में थे या किसके समकालीन थे, किसके मंत्रियों के अंतर्गत आते थे बोला जाए, तो आपके जाजल्य देव के। तो उसमें तो जगपाल सेनापति हो जाएगा और संधि विग्राहक जो मंत्री का पद होता था वो विग्रहराज जाएगा। तो संधि विग्राहक में विग्रहार है तो विग्रहराज, ठीक है। फिर देखेंगे मंत्री कौन था, तो पुरुषोत्तम। जाजल्य देव का मंत्री कौन था, तो पुरुषोत्तम। ये तीनों का आपको नाम याद रखना है। रानी कौन थी, तो लाछल्ला देवी। अभी तक हमने 3 रानियों का नाम पढ़ा था। एक नोनल्ला देवी थी जो रत्नदेव की थी, ठीक है। तो शुरू में सब नो करते मैंने आपको रिलेट कराया था, इस तरीके से याद करना था। फिर राजल्ला थी, तो पृथ्वी पर राज करते हैं तो राजल्ला देवी थी उनकी पत्नी। फिर ये है लाछल्ला देवी। तो जाजल्य और जाजल्य 4 शब्द में इसका नाम आता है, जाजल्य 4 अक्षरों में, वैसे लाछल्ला 4 में आ रहा है, लाछल्ला जाजल्य ऐसे करके। तो तू मतलब इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम, जा ला ऐसे करके, जा ला ऐसे करके। तो जा से जाजल्य देव, ला से लाछल्ला देवी, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। रानी हो गए, तो क्या क्या पढ़े, गज शार्दुल इनका जो उपाधि था, रतनपुर शिलालेख गज शार्दुल इनकी उपाधि थी। रुद्रशिव इनके गुरु थे और इनके समय में 3 मंत्री सेनापति और संधि विग्राहक के बारे में पढ़े। तो संधि विग्राहक में विग्रह है तो विग्रहराज। सेनापति मैंने बताया जगपाल, ठीक। फिर मंत्री कौन थे, तो पुरुषोत्तम, जो सबसे उत्तम है उसी को तो मंत्री बनाएंगे, तो वहां से याद रख लेंगे पुरुषोत्तम, ठीक। रानी के बारे में बोला जा करके जाजल्य देव, ला करके लाछल्ला देवी, इस तरीके से हमने याद किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको याद करा दी। अब आगे देखते हैं, ठीक। स्वर्ण सिक्के और तांबे के सिक्के, इसने दोनों सिक्के चलाए थे, क्या, सोने के भी सिक्के चलाए थे और तांबे के भी सिक्के चलाए थे। किसने, तो ये था आपका जाजल्य देव। अच्छा, विग्रहराज के बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था क्या, हाँ बिल्कुल पढ़ा था। किसमें, पृथ्वीदेव प्रथम के में। पृथ्वीदेव के प्रथम के भी मंत्री में हमने विग्रहराज का नाम पढ़ा था, वहाँ मंत्री के नाम में पढ़ा था, यहाँ संधि विग्राहक के नाम में पढ़ रहे, ठीक है। तो विग्रहराज दोनों के समय रहा होगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सिक्के के बारे में बात कर रहे थे, तो एक स्वर्ण सिक्का था और एक तांबे का सिक्का था। क्या क्या था, एक स्वर्ण सिक्का था और एक तांबे का सिक्का था। तो स्वर्ण सिक्का, इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और पहली बार स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जिसमें श्रीमज्ज जाजल्य देव व गज शार्दुल चित्रित करवाया था। श्रीमज्ज जाजल्य देव और गज शार्दुल चित्रित कराया था। अब अभी हमने देखा यशकर्ण त्रिपुरी का जो शासक है इसका समकालीन है। मैंने बताया था कि ये जो छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश हैं वहीं से उनका भी उत्कर्ष हुआ है, वहाँ से यहाँ आके शासन करने लगे।
अब त्रिपुरी जहाँ पहले बार शुरू हुआ है तो माना जाएगा, बोला जाएगा ना भाई, मैं मान के चलो मैं कोई चीज़ चालू करता हूँ, मेरे आगे मेरा कोई सब ब्रांच आगे चल के अपना एक जगह बहुत ही ज़्यादा व्यापार स्थापित कर लिया, व्यापार के रूप से समझना, आप व्यापार स्थापित कर लिया, तो मैं तो बोलूँगा आप मेरे अंडर ही रहो, मेरे अंडर ही रहो। लेकिन वो कुछ ज़्यादा पावरफुल हो गया और वो क्या बोलेगा, मुझे ही आँख दिखाने लगेगा कि अब मैं आपके अंडर नहीं रहूँगा। तो ऐसा ही जाजल्य देव के साथ हुआ। उसको त्रिपुरी के कलचुरियों ने बोला कि अब हमारे अंडर रहो, हमारी अधीनता स्वीकार करो करके, बट इसने कहा नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वाधीन हैं, हम यहाँ आकर हम बसे थे, हमारे पूर्वज यहाँ आकर इस वंश की नींव रखे थे, तो हम स्वाधीन हैं, हम आपके अंदर नहीं आएंगे। और ये अधीनता को अधीनता को अस्वीकार करने के उपलक्ष्य में इसने स्वर्ण सिक्के चलाए। स्वर्ण सिक्के मतलब खुशियाँ दिखाया कि मैं आपका अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, और स्वर्ण सिक्का चलाकर वो खुशियाँ दिखाता है कि मैं आपके अधीन नहीं हूँ, ठीक है। और उसमें क्या लिखाया, श्रीमज्ज जाजल्य देव व गज शार्दूल चित्रित करे। गज शार्दूल क्योंकि वो हाथियों का शिकारी था, इसलिए वो उपाधि थी, और अपने नाम श्रीमज्ज जाजल्य देव, तो अपने नाम और अपनी उपाधि को अंकित करवाता है किसमें, स्वर्ण सिक्के में। याद रहेगी आपको, स्वर्ण सिक्के चलाए जिसमें अपना नाम श्रीमज्ज जाजल्य देव और गज शार्दूल उत्कीर्ण करवाता है, ठीक है। फिर तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के चलाता है जिनमें चंदेलों के सिक्कों के समान हनुमान की आकृति अंकित थी। तांबे के सिक्के में हनुमान की आकृति बनी थी, कि इसमें तांबे में हनुमान जी की आकृति बनी थी और सोने में गज शार्दूल और खुद का नाम लिखा हुआ था। तो ये आपको याद रखते चलना है, ठीक है। फिर नगर कौन कौन सा बताया, तो अभी तक जितने भी हम शासक देखते आ रहे थे, खुद के नाम से कोई नगर बसा रहा है, खुद के नाम से कोई मंदिर बना, जैसे रत्नदेव ने रत्नपुर मंदिर बनाया, रत्नदेव ने रतनपुर शहर बनाया, वहाँ रत्नेश्वर मंदिर भी बनाया तुम्बाड़ में। पृथ्वीदेव आया तो उसने तो शहर नहीं बसाया, एक मंदिर बना दिया पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर। तो अब जाजल्य देव आता है तो ये अपने नाम पर एक शहर का निर्माण करता है, क्या, जाजल्यपुर नगर। नाम से स्पष्ट है जाजल्य देव ने, तो जाजल्यपुर नगर। अब ये जो जाजल्यपुर है वो वर्तमान का क्या है, जांजगीर है। वर्तमान का क्या है, जांजगीर है। जांजगीर चांपा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वहाँ का वर्तमान जो अभी जांजगीर है वो उस समय का जाजल्यपुर था। तो बोला जाएगा आपको कि जांजगीर शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो क्या लेना आंसर, जाजल्य देव। किसके द्वारा, जाजल्य देव के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखते चलना है। फिर उनकी स्मृति में आज भी यहाँ प्रतिवर्ष क्या, जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम महोत्सव आयोजन वाले जब चैप्टर देखेंगे संस्कृति लोक कला संस्कृति के क्षेत्र में, तो वहाँ भी इसे पढ़ते हैं, और अभी भी आपको ये याद रखते चलना है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ के लोग जो है इस राजा की याद में जाजल्य महोत्सव का आयोजन कराते हैं। तो याद हो गया क्या, जाजल्यपुर शहर का निर्माण कराया जाजल्य देव ने, जिसे आज जांजगीर चांपा के नाम से जाना जाता है, मतलब जांजगीर नाम याद रखना, जांजगीर नाम से जाना जाता है। और यहाँ प्रतिवर्ष उसकी याद में जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया नगर निर्माण में, सिक्के भी हमने देख लिए, नगर निर्माण भी देख लिया। फिर निर्माण कार्य और क्या था, तो इन्होंने तपस्वियों के लिए मठ, उद्यान, आम्रवन और मनोहर सरोवर का निर्माण कराया था। अब ये कैसे याद होगा, तो अभी हमने इसके गुरु के बारे में पढ़ा था, क्या, रुद्रशिव, जो कौन था, बौद्ध ग्रंथ का ज्ञाता था, बौद्ध दार्शनिक ग्रंथ था उसका ज्ञाता था। तो बौद्ध से था तो मतलब गुरु वाले गुरु को मान रहा है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा स्थान बनाएगा। तो उनके लिए क्या क्या मठ बनाया, उद्यान बनाया, आम्रवन मतलब आम के वृक्षों से लगा हुआ वन का निर्माण कराया, और मनोहर सरोवर का निर्माण कराया। तो क्या अपने गुरु के लिए, उनसे गुरु से रिलेट कर लेना उसके रुद्रशिव से, कि अपने गुरु के लिए मठ, उद्यान, आम्र और सरोवर का निर्माण कराता है, ठीक है। गुरु है तो मठ में रहेगा, कभी घूमने का मन हो तो उद्यान, और उस उद्यान में सरोवर बना दिया और उसके किनारे चारों ओर आम के वृक्ष लगा दिए। इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने निर्माण कार्य भी देख लिया, ठीक। अब मंदिर निर्माण भी करता है। इस वंश के सारे शासक जो भी आएंगे मंदिर निर्माण करते ही जाएंगे, मंदिर निर्माण करते ही जाएंगे। हमने कलिंग राज से देखा है, और अभी तक सारे शासक मंदिरों का निर्माण करते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो मंदिर निर्माण देखते हैं जाजल्यपुर में विष्णु मंदिर, जिसे नक्टा मंदिर भी बोला जाता है, जो भी बहुत ही फेमस है नक्टा मंदिर के नाम से। छत्तीसगढ़ में नक्टा मंदिर के नाम से बहुत ही फेमस है, जो कि एक विष्णु मंदिर है। किसने कराया था, तो जाजल्य देव ने कराया था। कहाँ, तो जाजल्यपुर में। तो अब नगर बसाया, नगर में अपने गुरु के लिए मठ बना दिया, वहाँ उद्यान, सरोवर और आम्रवन बना दिया। अब उस नगर में भाई पूजा पाठ तो करना है ना, तो मंदिर भी तो बनवाएगा। तो मंदिर अपने ही नाम के बने शहर में बना दिया। कौन सा मंदिर, विष्णु मंदिर बना दिया। कौन सा मंदिर बना दिया, विष्णु मंदिर बना देता है, ठीक है। तो ये था जाजल्य देव के द्वारा बनाए गए मंदिर, ठीक। ये विष्णु मंदिर का निर्माण करा दिया इसने। अब आगे देखते हैं।
फिर पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है। पाली के शिव मंदिर का क्या कराता है? जीर्णोद्धार। क्या कराता है? जीर्णोद्धार। पाली का शिव मंदिर किसने बनाया था? तो हमने बाणवंश जब पढ़े थे तो देखा था, वहाँ बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कि तो जीर्णोद्धार कार्य किसने कराया था? जाज्जल्यदेव प्रथम ने कराया था। याद रखना है, जाज्जल्यदेव प्रथम ने कराया था। बाणवंशी शासक है ना, प्राचीन इतिहास का समय है, तो प्रथम द्वितीय तृतीय में जो पहले आए वो प्राचीन होगा। तो प्राचीन ने प्राचीन मंदिर का निर्माण कर जीर्णोद्धार कराया, इसलिए जाज्जल्यदेव प्रथम, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे पुराना है जाज्जल्यदेव में, जो प्रथम है वो सबसे पुराना होगा ना, तृतीय या द्वितीय सबसे नया होगा। ठीक, तो जाज्जल्यदेव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और जीर्णोद्धार कराने के साथ क्या करता है? इस मंदिर के द्वार पर श्रीमज्ज जाज्जल्य देवस्य कीर्ति उत्कीर्ण करवा देता है। श्रीमज्ज जाज्जल्य देवस्य कीर्ति, मंदिर जो बना हुआ था उसके सामने जब जीर्णोद्धार कराता है तो सामने के द्वार के ऊपर में यहाँ पर श्रीमज्ज जाज्जल्य देवस्य कीर्ति, श्रीमज्ज जाज्जल्य देवस्य कीर्ति उत्कीर्ण कराता है। ठीक, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छे से याद करना है इसको, एक बार देखते चलना है, मैं रिपीट और नहीं कराऊंगा, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, पॉज ले लेके फिर विजय अभियान देखते हैं इसके बारे में। विजय अभियान में देखते हैं हम, तो जाज्जल्यदेव के बारे में मैंने बताया था कि इसके समकालीन को थे यशकर्ण था और छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव था। तो यशकर्ण को तो बोल देते कि आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, सोने का सिक्का चला दिया, क्योंकि अब उसी का भाई था तो युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अब जो सोमेश्वर देव है तो इसका भाई नहीं है, ये तो अलग वंश का है, तो इनके साथ क्या हो जाता है कि युद्ध हो जाता है। तो जाज्जल्य प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया, किंतु सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर जाज्जल्य देव ने उन्हें छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, जाज्जल्य देव जो है सोमेश्वर देव पर आक्रमण कर देता है और उसके पूरे परिवार को ना बंदी बना लेता है, लेकिन उनकी माता छूट जाती है। तो उनकी माता गुंड महादेवी थी। अब गुंड महादेवी को गुंडे से याद रख लेना, गुंड महादेवी तो गुंडी टाइप थी ऐसे करके, अदरवाइज नहीं लेना है इसको, मैं बस रिलेट याद कराने के लिए आपको याद करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो गुंड महादेवी के अनुरोध उसको जाके बोली होगी छोड़ दे मेरे बेटे को, नहीं तो देख लेना ऐसे वैसे करके। तो ये तो भाई इसके नाम ही गुंड महादेवी है, गुंडी टाइप की होगी ऐसे करके, वो उसको छोड़ देता है। ठीक, ऐसे रिलेट करने के लिए, जस्ट याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, संभवतः इस आक्रमण का कारण सोमेश्वर देव द्वारा पूर्व में कौशल क्षेत्र पर आक्रमण कर अनेक क्षेत्रों पर अधिकार करना था, जिसका प्रतिशोध जाज्जल्य देव ने लिया था। अब क्या किया होगा सोमेश्वर देव ने अपना राज्य विस्तार करने के लिए? हर शासक की इच्छा होती है कि मेरा साम्राज्य बढ़े, तो इसी इच्छा के अनुरूप क्या नाम है, सोमेश्वर देव ने किया होगा कि मेरा भी शासन बढ़े और उत्कल जो कौशल क्षेत्र है, उत्तरी जो पूर्वी क्षेत्र है कौशल के उधरा अपना साम्राज्य विस्तार किया होगा, जो जाज्जल्य देव को पसंद नहीं आया और उसने फिर सोमेश्वर देव के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक, आक्रमण करके सभी लोगों को बंदी बना लिया। उसकी माँ आती गुंड महादेवी, वो उनके अनुरोध करती कि मेरे बेटों को छोड़ दो, और जाज्जल्य देव उनको छोड़ देता है। तो इतना ही था। इनके अलावा और इन्होंने युद्ध किए, क्या क्या युद्ध किए, तो जाज्जल्य देव ने उड़ीसा पर आक्रमण कर सेनापति जगपाल देव, इनका सेनापति हमने देखा था अभी, जगपाल की सहायता से इसने सुवर्णपुर, जो कि आज के वर्तमान में सोनपुर नाम से जाना जाता है, सोनपुर के जो राजा थे भुजबल, उसको हरा देता है। ठीक है, तो सोमेश्वर देव के हराता है, फिर छोड़ देता है गुंड महादेवी के अनुरोध पे, भुजबल को हराता है जो कोई सुवर्णपुर का रहता है उड़ीसा क्षेत्र पे, फिर उड़ीसा में ही गंग शासक को भी हरा देता है, गंग शासक को हरा देता है। फिर इन्हीं के शासनकाल में मल्हार पर सर्वप्रथम कलचुरी वंश का शासन स्थापित होता है। कहाँ? मल्हार क्षेत्र में। मल्हार क्षेत्र में इन्हीं के समय सर्वप्रथम कलचुरी वंश का शासन स्थापित होता है। अभी ये रत्नदेव से ऑपरेट हो रहे थे। ठीक है, जांजगीर तक पहुंच गए थे, मल्हारा में बिलासपुर क्षेत्र में आता है, तो ये लगे हुए क्षेत्र थे। अब यहाँ भी ये क्या करते हैं, अपनी सत्ता को स्थापित कर लेते हैं इन्हीं के शासनकाल में। बहुत ही प्रतापी राजा था, 4 विजय अभियान देख लिए। सोमेश्वर देव को हराता है, बंदी बनाता है, गुंड महादेवी के अनुरोध पर छोड़ देता है। जाज्जल्य देव उड़ीसा जाते हैं, उड़ीसा में 2 लोगों को, गंग शासक को भी और सुवर्णपुर के जो शासक थे भुजबल को भी हरा देता है। ठीक है, फिर इन्हीं के शासनकाल में मल्हार भी इनके अंतर्गत आ जाता है, कलचुरियों के अंतर्गत। ये था इनका विजय अभियान। फिर अन्य विजित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो बैरागढ़, खिमड़ी, लंजिका, भनार, तलहरी, नंदवली और कुक्कुट। और क्या है? कुक्कुट। इसके अलावा एक और नाम है दंड कपूर करके। ठीक है, एक सेकेंड, दंड कपूर करके। क्या? बैरागढ़, खिमड़ी, लंजिका, भनार, तलहारी, दंड कपूर, नंदवली और कुक्कुट। ठीक है, तो ये सारे अन्य विजित क्षेत्रों को आपको एक बार रीड कर लेना है। ठीक,
फिर विशेष क्या है इसमें, तो जाज्वल्यदेव प्रथम अपने जीवन के अंतिम समय में मकर ध्वज नामक जोगी के साथ गए और फिर कभी वापस नहीं आए। फिर कलचुरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, देख लिया मैंने 4 विजय अभियान। उनके अलावा अन्य देखिए ये सब इतने सारे विजय अभियान हैं। फिर वह गोरखनाथ के शिष्य थे, किसके थे, अब रुद्रशिव के तो थे, उसके साथ ही वह गोरखनाथ के भी शिष्य थे, किसके थे, गोरखनाथ के भी शिष्य थे। तो ये था आपके जाज्वल्यदेव के बारे में। आज केवल मतलब इस वीडियो में हमने जाज्वल्यदेव को ही कवर किया है, बहुत अच्छे से मैंने आराम से बताया इसको। आप इसे जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है इस जाज्वल्यदेव के से संबंधित विषय में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।